वेलकम अगेन। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो सबसे पहले समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है एक ऐसी मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। मोनार्की क्या होता है? जहाँ पे कोई राजा होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे लोग खुद से रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जैसे हमारी कंट्री। मोनार्की मतलब कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे राजा का राज्य है। और ऐसा तो हमेशा से होते आया था। फ्रांस में भी अभी तक मोनार्की थी, लेकिन अब फ्रांस में क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो राजा की पावर्स पे कंट्रोल रखे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, 1791 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रांस का जो निरंकुश राजा था उसकी शक्तियों पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। किसके थ्रू? नेशनल असेंबली के थ्रू। अब ये किया गया कि अभी तक जो सारी की सारी शक्तियाँ जो राजा के पास हुआ करती थी और राजा निरंकुश तरीके से राज करता था अपनी मर्जी से, उसकी जगह पे इन शक्तियों को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको हम आज भी समझते हैं, हमें आज भी पता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये देखिए, यहीं से इनका ओरिजिन आया है। तो ये 3 पार्ट्स में बांट दिया गया सारी पावर्स को राजा के: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये देखते हैं कि कैसे ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस थे ये कैसे बनते थे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर पे। फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन को, जितने भी लोग थे, कितने थे? 28 मिलियन पॉपुलेशन उस समय तक थी फ्रांस की। तो उन 28 मिलियन पीपल को 2 पार्ट्स में बांटा गया। कौन से 2 पार्ट्स में? एक एक्टिव सिटीज़न और दूसरा पैसिव सिटीज़न। पहला था एक्टिव सिटीज़न, दूसरा था पैसिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न कौन थे? जो वोट दे सकते थे। पैसिव सिटीज़न कौन थे? जो वोट नहीं दे सकते थे, जिनको वोटिंग राइट नहीं था। पैसिव सिटीज़न में कौन लोग आते थे? 25 ईयर्स से कम उम्र के सारे लोग, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, 25 साल से छोटे। दूसरी बात कि किसी भी महिला को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, यानी कि सारी की सारी जो लेडीज़ थी वो पैसिव सिटीज़न थी। और जो पुअर पीपल थे, पुअर मैन थे, उनको भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, लेकिन अगर आप पुअर हैं, आप टैक्स पे नहीं करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वोटिंग राइट किसको मिला? केवल एक्टिव सिटीजन्स को। तो फिर 28 मिलियन की पॉपुलेशन में वोटिंग राइट मिला केवल 4 मिलियन पीपल को, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन थी और उसमें से केवल 40 लाख वोटर थे। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेजिस्लेचर को सेलेक्ट नहीं करते थे। ये क्या करते थे? ये इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे। इलेक्टर्स के लिए कितने इलेक्टर्स? 50,000 मैन। इलेक्टर्स केवल मैन हो सकते थे, वेमेन नहीं हो सकती थी। वो तो, उनको तो वोटिंग का भी राइट नहीं था। ठीक है, तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं कर सकती थी। सारे जो इलेक्टर्स होते थे वो मैन होते थे, 50,000 मैन। और ये 50,000 मैन फिर वोट करके बनाते थे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में इसका मतलब है नेशनल असेंबली बनती थी और उसमें होते थे 745 मेंबर्स। ठीक, तो इस तरीके से बनती थी लेजिस्लेचर। अब दूसरी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव का मतलब था, इसका एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता था वो होता था राजा। राजा, अभी हमने कहा मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो एग्जीक्यूटिव का हेड होता था राजा। राजा पे लेजिस्लेचर का कंट्रोल रहता था और राजा के मिनिस्टर्स पे, जो उसकी हेल्प करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते थे, उस पे भी नेशनल असेंबली का, यानी कि लेजिस्लेचर का कंट्रोल था। लेकिन राजा को एक राइट मिला हुआ था, वीटो। ये वीटो जो राइट है, आज भी आपको सुनने में आएगा जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। तो ये वीटो का मतलब था कि राजा को अगर कोई डिसीजन पसंद नहीं है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। राजा को राइट मिला हुआ था वीटो का। ठीक है, तो ये रिलेशन था लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। जो नेशनल असेंबली थी वो एग्जीक्यूटिव नहीं थी, वो केवल लेजिस्लेचर थी, और लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती थी। एग्जीक्यूटिव का हेड होता था राजा। और तीसरी जो चीज़ थी, जो जुडिशरी थी, उसको किस तरीके से होता था? ये जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे यही वोट करते थे और वोट करके जजेस को सेलेक्ट करते थे, इलेक्ट करते थे, और वो बनते थे जुडिशरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन का
फ्रेम था। इस पे आपको हो सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले कि किस तरीके से ये होता था, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको डायग्रामेटिकली अगर आप इसे एक्सप्लेन कर पाएँ तो, राइट। ओके, तो बाकी इसका डिस्क्रिप्शन है, जब आप टेक्स्ट को देखेंगे बुक में आप इसे देखिएगा साथ में, तो ये जो चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसी के बारे में है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें एक स्टार्टिंग के साथ था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। इसमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसका ये। इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट इंक्लूड कर लिए गए थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। किसमें? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। ये किसमें था? कॉन्स्टिट्यूशन में, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार कि इसकी लेगेसी क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो सब चीज़ें जो इसमें हमने अभी मेंशन किया, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हम इसको ट्रेस बैक करते हैं कि वहाँ से इनका ऑरिजिन है, ठीक। तो अब ये माना गया कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। अब ये उसकी एक ड्यूटी हो गई जो अभी तक नहीं हुआ करती थी। अभी तक वो निरंकुश तरीके से राज्य चलता था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को भी राइट्स मिल गए और उनको भी जो है इनके थ्रू प्रोटेक्शन मिल गया, राइट। उसके बाद आप बुक में देखेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, अब मैं इन्हें एक एक करके नहीं पढ़ूँगा, आप इसे देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हैं, जो अपने आप से ही जो है मैच नहीं होती हैं। देखिए, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। फ्री एंड इक्वल की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद इन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया है एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स में, तो इक्वलिटी तो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। बहुत सारी इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिस पे आप समझ पाएंगे कि बात कुछ हो रही है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली उसे दूसरे तरीके से लिया जा रहा है। तो इसमें टोटल मेंशन किए हुए हैं राइट्स, ये सारे इसमें हैं, ओके। तो इसको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको पूरे राइट्स को आराम से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर उसे मैच कीजिएगा कि वो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रियल में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि मिसमैच है, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसी में उसको इंक्लूड कर ले रहा हूँ, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब देखिए, उस समय का जो फ्रांस था उसमें एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा नहीं था कि लोगों को ये सारे आइडियाज़ बताए जा सकें, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में कुछ ऐसी इमेजेस एंड सिंबल्स का यूज़ किया गया जिससे कि इन आइडियाज़ को लोगों को समझाया जा सके। तो ये पूरा आपके बुक में दिया हुआ है विद डायग्राम, इसको समझिएगा। जैसे कि एक सिंबल है ब्रोकन चेन, ये टूटी हुई जो जंजीरें हैं, इसका मतलब क्या था? ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, लिबर्टी, फ्रीडम, इसका सिंबल था। क्योंकि चेन्स जो है वो लोगों को बांधने का काम करती हैं, जकड़ने का काम करती हैं, गुलामी का प्रतीक हैं। तो ये ब्रोकन चेन, टूटी हुई जो जंजीरें हैं, उनका एक मतलब है। बंडल ऑफ रॉड्स एंड सेसेस, ये जो है स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, उसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल के बीच में जो है एक आई और फिर उससे रेडिएटिंग लाइट निकलते हुए, तो ये विजडम का, नॉलेज का और इग्नोरेंस के ख़त्म होने का, अंधकार के छटने का, उसका सिंबल था, ठीक। फिर उसके बाद जो राजा के हाथ में जो उसका राजदंड रहता है, दैट इज़ रॉयल पावर, उसका सिंबल है। उसके बाद एक इटर्निटी का सिंबल है कि एक स्नेक जो है वो अपनी टेल को अपने मुंह पे लिए हुए है और एक रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इटर्निटी का सिंबल है। रेड कैप का भी एक मतलब था, इसका मतलब था ये जो है जब स्लेव्स जब फ्री होते थे, जब गुलाम आज़ाद हो जाते थे, तो फिर वो रेड कैप पहनते थे अपने को फ्री शो करने के लिए। तो ये फ्रीडम का सिंबल था, बिकमिंग फ्री, ठीक। तो ये सारे सिंबल्स इसमें, विंग्ड वुमेन है, लॉ टैबलेट है, तो ये सब अलग अलग सिंबल्स हैं और ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
तो ये हमारा टॉपिक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अभी फ्रांस क्या बना है? अभी बना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी चेंज होकर कुछ और बन जाता है। तो वो क्या बनता है, ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।